वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि एनआरसी पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। राज्यसभा में एनआरसी पर बात हुई। अमित शाह ने कहा कि आसाम में एनआरसी का अमल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, किसी मजहब को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे अफराद जिनका नाम एनआरसी की फहरिस्त में नहीं है वो ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। सभापति महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल है। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। सिटीजनशिप तरमीमी बिल मरकज के एजेंडे में सरफहरिस्त है। मरकजी हुकूमत सरमाई इजलास के दौरान सिटीजनशिप तरमीमी बिल मुतारिफ करेगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इस बिल की मुखालफत कर रही है। पार्टी चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस बिल पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मरकज सिटीजनशिप तरमीम बिल के जरिए हिंदुओं की मुंह भराई की सियासत करना चाहती है। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि एनआरसी पर उन्हें हुकूमत पर भरोसा नहीं। एनआरसी को लेकर मुल्क में पहले ही सवाल उठ रहे थे। असम में ये लागू भी हुआ, लेकिन उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस बीच मरकज़ी हुकूमत ने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट लाने का फ़ैसला किया है। यह पार्लियामेंट के बिजनेस शेड्यूल में शामिल है। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद हैं। मौलाना, बिल सरकार लाने के लिए साफ कर दिया, सरकार बिल लेकर आ रही है। सरकार का इरादा है बिल लाना, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट जो तकरीबन सारे इनके अंडर में है बीजेपी के, वो सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और ये कि हम किसी सूरत में इसको नहीं मानेंगे। इसके अंदर कई खराबियां हैं। एक तो ये कि सबसे पहले एनआरसी आज तकरीबन 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके 4 साल उसके ऊपर 57,000 जो ऑफिसर्स सारे डिपार्टमेंट छोड़ के रात दिन उन्होंने काम किया। जब वो तैयार होके आ गया तो कैब की क्या ज़रूरत थी, ये पहली बात हमें आज तक समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद एनआरसी के मामले में खुद 19 लाख जो लोग रह गए, उनके बारे में ये था कि 120 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो आज 3 महीने से ऊपर हो गया, उसका भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। इस बीच में जो उसके चीफ कोऑर्डिनेटर थे उनको बदलवा दिया गया। बाकायदा अभी हुकूमत के इंटरफेरेंस शुरू चल रहा है। अब एनआरसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चलेगा करके हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट जैसा चाहती थी शायद वैसे ही करेगी और उनका इरादा ऐसी है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है सरकार, बुनियादी एतराज़ इस पर आपका क्या है? इसके ऊपर देखिए 4-5 बुनियादी एतराज़ है हमारे। नंबर 1, असम एकॉर्ड के ये खिलाफ है। असम एकॉर्ड में 1971 25 मार्च के बाद जो भी आएगा वो विदेशी शुमार किया जाएगा और उससे 1 घंटा पहले भी, 1 रात पहले भी, मिडनाइट 12 बजे से पहले भी आएगा कोई, तो वो सिटीजन, इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इन लोगों ने इसको नया अभी 2014 से 14 तक भी कोई भी आके अगर घुसता है, सिवाय मुसलमान के, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू और दूसरे धर्म के लोग, सिवाय मुसलमान के कोई भी आएगा वो उसको हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और लाना भी चाहते हैं तो सिर्फ असम में लाना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि असम में
एक छोटी सी रियासत है, उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ आप डालेंगे। वहाँ बंगाली भाइयों को, उनका कहना है कि वो बंगाली भाइयों को लाके और उनको आसाम का सिटीजनशिप देंगे। जैसे ही लाएंगे, आज 3-3.5 लाख, 3.5 करोड़ वाले एक स्टेट में आप इतने लाख लोगों को लाएंगे। कोई कहता है 1 करोड़ आएंगे, कोई कहता है 2 करोड़ आएंगे, कोई कहता, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कितने लोग आएंगे। उसकी वजह से आसाम का पूरा कल्चर और आसाम की जो सोसाइटी का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। लोगों के, ट्राइबलों के हुकूक मारे जाएंगे, माइनॉरिटीज़ के लोगों के हुकूक मारे जाएंगे। ऐसा आप लोग होने नहीं देंगे? ऐसा हम लोग किसी सूरत में होने नहीं देंगे। हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि आसाम में इस वक्त भी बीजेपी के सिवा जितनी तंजीमें हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, NGOs हैं, वो सब के सब इसके खिलाफ बात करना। आप कह रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, किस तरह के कदम उठाएंगे? देखिए, इसके लिए हम पार्लियामेंट में चिल्लाएंगे, धरने देंगे। उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इसको रोकने की हम कोशिश करेंगे। ये गैर कानूनी हो रहा है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि मज़हब की बुनियाद पर आप एक जगह से दूसरी जगह किसी को ले जा नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, असम कोर्ट के भी खिलाफ है, NRC जो बनाया गया जितने कवानीन के ऊपर उसके भी खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट चूँकि हिंदू भाइयों को प्लीज़ करना चाहती है, उनके वोट लेना चाहती है, लेकिन अब हमारे आसाम के भी हिंदू बंगाली भाई जो हैं वो भी इस मामले को समझ के और वो भी इसके खिलाफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी पर लगाया है कि सरकार हिंदू वोटों को अपीज करना चाहती है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम को जमानत नहीं देने के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सरबराही वाली बेंच अदालत ने सुनवाई की। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस दिया गया। अब मामले पर आइंदा समाअत 26 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट पी चिदंबरम की जमानत अर्जी ठुकरा चुका है। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को CBI के जरिए दायर केस में जमानत दे दी थी। दिल्ली में पानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज दिल्ली बीजेपी के लीडरों ने मरकजी वजीर रामविलास पासवान से इस सिलसिले में मुलाकात की। बीजेपी ने कहा, साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है, पर दिल्ली किसी भी वार्ड में पानी को लेकर अवाम परेशान है। दिल्ली के जहरीले पानी को लेकर जिस तरीके की सियासत इन दिनों देखने के लिए मिल रही है, इसी को देखते हुए आज बीजेपी के जो विधायक हैं वो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक OP शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में जहरीले पानी को लेकर एक बड़ी समस्या सामने देखने के लिए मिल रही है, सियासत भी यहाँ पर जमकर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने मुलाकात की रामविलास पासवान जी से। देखिए, स्वच्छ पानी हर नागरिक का अधिकार है और चाहे अनचाहे दिल्ली में जल बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में 270 वार्ड हैं। 270 वार्ड में से भी कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पीने का पानी उचित मात्रा में और जो मानक है उन मानक के अनुसार स्वच्छ पीने का पानी वो हो। तो दिल्ली में सीवर मिला हुआ पानी लगातार आ रहा है। पूरी दिल्ली की जनता बार बार हर तरीके से अपना त्राही कर रही है। हम भी जो MLA हैं बार बार ऑनलाइन भी अपनी वो कर रहे हैं। कई बार हमने हाउस के अंदर इस मामले को उठाया, अनेक बार बातचीत की, लेकिन केंद्र सरकार ने जब 11 सैंपल लुटियन जोन के जिसमें ख़ास तौर से थे उठाए और उनको गलत पाया गया, तो उसके विषय में जब बातचीत, एक टेक्निकल बातचीत होनी चाहिए और ये लोगों को इसके लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले। तो केजरीवाल जी अपनी आदत के अनुसार इसमें भी राजनीतिक गिमिक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम श्रीमान रामविलास पासवान जी से जब मिले तो उन्होंने ये कहा कि BIS जो कि एक मानक स्थापित करने का एक वो है, वो लोग और दिल्ली सरकार के लोग मिलकर हर वार्ड से सैंपल उठाएं और उन सैंपल्स को जो BIS के द्वारा मान्यता प्राप्त जो लैब हैं उन लैब में उनको डालकर 31 मार्च तक ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में पीने का जो पानी है वो ठीक है या नहीं है
और यदि ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में जहरीले पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उसके समाधान निकाले, ना कि उस पर राजनीति करे। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज सुबह एक बार फिर फजाई आलूदगी में इजाफा देखा गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 1-2 दिन में एयर क्वालिटी और खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने उसके पीछे धीमी रफ्तार से चलने वाली हवा को बताया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 1-2 दिन में हवा की रफ्तार फी घंटा 6 से 8 किलोमीटर रह सकती है, जो कि दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए तशवीश का बाइस है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों तेज हवा चलने की वजह से प्रदूषण के लेवल में गिरावट हुई थी, लेकिन कल मंगलवार को दोपहर के बाद जो है प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज प्रदूषण का लेवल जो है ओवरऑल दिल्ली की अगर बात की जाए तो 269 है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो जगह चिन्हित किए गए हैं वहाँ का मैं आपको बताऊँगा। लोधी रोड की अगर बात की जाए तो 283 है, मथुरा रोड की अगर बात की जाए तो 300 है, चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो 350 है, IIT दिल्ली की बात की जाए तो 283 है। और सबसे खराब प्रदूषण लेवल जो है नोएडा का है, 333 है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले दिनों लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लोगों को उम्मीद थी कि प्रदूषण के लेवल में गिरावट हुई है और अब लोग आसानी से जो है शुद्ध हवा का ले सकेंगे, सांस ले सकेंगे। बच्चों को जो दिक्कतें हो रही थी और उम्रदराज लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से हवा की गति कम हुई है, उसके बाद प्रदूषण का लेवल जो बढ़ा है, यह बहुत ही चिंता की बात हो गई है। और देखा जाए तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पार्लियामेंट शुरू हुआ है सोमवार से, उसमें तमाम सांसद जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं जोर शोर से कि इस पर आखिर नियंत्रण कैसे होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जताई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे लोगों को, आम जनता को निजात कब मिलेगी। तमाम वादे किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन समस्या बनी है जस की तस वैसी ही है। प्रदूषण लेवल बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बच्चों को हो रही है और उम्रदराज लोगों को हो रही है, और कई लोगों की मौत भी अभी तक दिल्ली में हो चुकी है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदूषण बढ़ने की वजह से समस्या भी दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में देखा जाए तो इसी तरह का मौसम रहेगा अगर तेज हवा नहीं चलती है तो। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेएनयू के तलबा का एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज बसारत से महरूम तलबा पर एहतजाज के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई तलबा जख्मी हो गए थे। आज ये तलबा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के रूबरू एहतजाज करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन तलबा को हिरासत में ले लिया और तलबा को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन ले गए। एहतजाजी तलबा के मुताबिक हमारी मांग मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत खदमात और बेहतर सिक्योरिटी है। हुकूमत और पुलिस को इस पर इतना गुस्सा क्यों है? जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद गुमशुदगी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में कल यानी 21 नवंबर को समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में सीबीआई ने नजीब की वालिदा को कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि सीडीआर मुल्जिम को फराहम कर दिया जाता है, लेकिन मुतासरा को नहीं। वाज़ेह रहे कि इस केस में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। ताहम नजीब की वालिदा का कहना है कि इस केस में सीडीआर अहम सबूत साबित हो सकता है। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का मामला गूंजा। ऐवान में सेंट्रल पोल में छत्तीसगढ़ के धान को खरीदने की अपील की गई। रियासती वजीर खुराक प्रद्युमन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कदमों में लेटकर छुए पैर, सिंधिया ने किया नाराजगी का इजहार। रुकन असेंबली भीमा मंडावी के कत्ल मामले में रियासती हुकूमत को मायूसी। कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अपील खारिज की। एनआईए को दस्तावेज सौंपने का हुक्म। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का मामला आज राज्यसभा में भी सुनाई दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज पीएल पुनिया और मोतीलाल वोहरा ने मामले को ऐवान में उठाया। उन्होंने सेंट्रल पोल में छत्तीसगढ़ के धान को खरीदने की अपील की गई। रियासती हुकूमत किसानों से 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने जा रही है। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल पोल में धान खरीदने से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर खुराक प्रद्युमन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, एक बार फिर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुए। प्रद्युमन ने सिर्फ पैर नहीं छुए बल्कि उनके सामने लेट गए, लेकिन प्रद्युमन की इस हरकत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाराज हुए। उन्होंने इसे गलत बताया। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रद्युमन सिंह ऐसा कर चुके हैं। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाराजगी का इजहार किया था। छत्तीसगढ़ के बीजेपी रुकन असेंबली भीमा मंडावी के कत्ल मामले में रियासती हुकूमत को झटका लगा है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने एनआईए को मामले के सारे दस्तावेज सौंपने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अपील को भी खारिज कर दिया है। जबलपुर में एबीवीपी की जानिब से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। इस दौरान उन्हें एक अलग अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। सैकड़ों की तादाद में लड़कियों ने रानी लक्ष्मीबाई के लिबास में सड़कों पर मार्च किया। कुछ लड़कियां घोड़ों पर सवार थीं। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी है। एबीवीपी के मुताबिक इस रैली का मकसद खवातीन को उनकी ताकत की पहचान कराना था। इस रैली में कई कॉलेज की लड़कियों ने शिरकत की। रानी लक्ष्मीबाई को याद किया और जबलपुर महानगर की छात्रा इकाई द्वारा एक रानी लक्ष्मीबाई जी की मार्च उनकी याद में निकाले गए हैं। उसकी उपलक्ष्य में आज बहुत सारी छात्राएं इस रैली में उपस्थित हुई हैं। समाज में जो छात्राओं और महिलाओं की स्थिति है उस पर जो लोग ये सोचते हैं कि छात्राएं महिलाएं कमजोर हैं, उनको एक करारा जवाब देने के लिए आज पूरे महानगर में लाइट में एक यात्रा निकाली गई। उसमें शहर भर की तमाम छात्राओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मंसूर में सोशल साइट्स टिकटॉक पर पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने पर दो नौजवानों को महंगा पड़ गया है। दोनों नौजवान बाइक पर सवार थे और पिस्तौल को लहराते हुए उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उन दोनों की पहचान की गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के चिड़ियाघर में स्नेक हाउस की शुरुआत की गई है। उसमें 3 रियासतों से अलग अलग नस्लों के 30 सांप लाए गए हैं। ये सांप घर 2.5 साल में 35 लाख की लागत से तैयार हुआ है। यहाँ मौजूद सफेद अजगर को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ ने इसका इफ्तिताह किया। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। आलमी इज्तिमा के लिए भोपाल एंट खेड़ी में किया गया है। 72वीं आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से जमातों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी आने वाली जमातों का क़याम भोपाल की मसाजिद में किया जा रहा है। कल सुबह से ये जमातें इज्तिमा गाह पर मुंतकिल की जाएंगी। आलमी इज्तिमा में क्या खास रहेगा, उस पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने आलमी इज्तिमा कमेटी के तर्जुमान से खास बातचीत की। 4 रोज़ा आलमी तबलीग इज्तिमा, इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 72वें आलमी तबलीग इज्तिमा में क्या खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए इज्तिमा कमेटी के तर्जुमान अतीकुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, अतीक साहब, कितना अहम मौका भोपाल के लोगों के लिए और जमातों का कितना इंतज़ार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा मौका है और आज हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह ने हमारा पूरा पेंडल हर चीज़ तैयार करवा दिए। हालांकि बारिश काफ़ी हुई थी, हमें बहुत दिक्कतें खाने में, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि इसमें बहुत आसानियाँ पैदा हुई और हमारे भोपाल की आवाम ने, हमारे सब लोगों ने बहुत साथ दिया और इसमें बहुत जल्दी हमने इसे काबू पा लिया। यकीनी तौर पर आपने कहा कि काबू पा लिया है। यहाँ पर इज्तिमा की जब हम बात करते हो तो ये बताया जाता है कि 13 लोगों से इज्तिमा शुरू हुआ था, उसमें 13 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो इस बार कितने मुल्कों की जमात आएंगी और इज्तिमा में पंडाल जो है, खाने के जोन है, उसके बारे में बताएं, क्या खास रहेगा? इसमें अभी तक हमारे पास 35 मुल्कों के जमातियों का आने की इत्तला है और कल तक कितनी आएंगी उसको पता चलेगा कल। और निकाह जुमे के दिन हो रहा है हमारे यहाँ पहले दिन, और 300 निकाह का रजिस्ट्रेशन हो गए हैं हमारे पास। सब ये कज़ियात से करवा के लाते हैं, खाली हमें इत्तला देते हैं। इसके बाद निकाह जुमे के दिन असर के बाद होंगे
और निकास आज इसमें बहुत अच्छा है मैसेज है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों पर अपने पाबंदी लगाई है, बीड़ी पे, सिगरेट पे, पॉलीथीन पे। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि ग्रीन इज्तिमा एंड क्लीन इज्तिमा। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल गंदगी ना हो। शुरू से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये खेती बाड़ी की ज़मीन है, इसमें प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह है, इसलिए हम शुरू से लगे हुए हैं कि प्लास्टिक पे बिल्कुल बैन लगा रहे हैं हम। ना बीड़ी, सिगरेट, पौच, पानी के पौच सब बंद कर दिया है। अतीक साहब, एक अहम सवाल है, जहाँ पर लाखों फर्जंदाने तौहीद आएंगे और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का जो मामला है, तो इनके यहाँ पर पानी की फरहमी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, स्टेशन से यहाँ आने की बात करें, तो क्या खास इंतजाम रहेगा? इसमें प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत ज़ोर लगाया हुआ है। अंदरूनी पूरी जितनी अंदरूनी पंडाल की निगरानी हम लोग करेंगे, प्रशासन बाहर की पूरी निगरानी कर रहा है और काफ़ी हद तक उन्होंने इस पर काबू पाया है। बहुत हद तक इन्होंने अच्छा इंतजाम किए हैं। जिद करो और दुनिया बदलो, इसी की बुनियाद बनाकर मध्य प्रदेश के गना में इन दिनों सफाई मुहिम चलाई जा रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करती है खातून, गुना की एसडीएम शिवानी गर्ग है। शिवानी रोजाना सुबह अपनी टीम के साथ सफाई में जुट जाती हैं और लोगों को इस ताल्लुक से बेदार भी करती हैं। एसडीएम शिवानी गर्ग का कहना है कि दूसरों को बेदार करने से कबल खुद का बेदार होना जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यदि आप नहीं उठाएंगे झाड़ू तो आप लोगों को प्रेरित भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी को प्रेरित करने के लिए आपको स्वयं वो कदम उठाना होगा। पंच लाइन तो मेरी तरफ से यही है, आप हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप खुद कचरा ना फेंकें, लोग आपको फॉलो जरूर करेंगे। गुना को सफाई मुहिम की रैंकिंग में सबसे पिछड़ा मुकाम मिला है, लेकिन इस बार इंतजामिया ने जिद कर ली है कि गुना को हर हाल में टॉप 10 अजला की फहरिस्त में शामिल कराना है। ऐसे में एसडीएम शिवानी गर्ग की इस पहल की खूब तारीफ हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दवा की खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। जराये के मुताबिक करोड़ों की रकम पहले बैरून मुल्क भेजी गई, फिर एफडीआई के जरिए उसे हिंदुस्तान लाया गया। फर्जी कंपनियों के जरिए दवा की खरीदी में 500 करोड़ का घोटाला किया गया है। पेश है खास रिपोर्ट। साल 2003 से 10 के दरमियान बीजेपी के दौरे हुकूमत में दवा की खरीदारी को लेकर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। फर्जी कंपनी बनाकर 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। जिन कंपनियों के जरिए दवा खरीदी गई, उनका वजूद सिर्फ कागजों पर है। इस घोटाले में कई आला ओहदेदारान और लीडरों के शामिल होने की बात सामने आई है। बीजेपी ने इस घोटाले को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा है। इसका कहना है कि जांच के नाम पर अफसरों को डराने का हुकूमत काम कर रही है। कि अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि सारे घोटाले लाए जाते हैं और स्वाभाविक है कि अधिकारी जो होते हैं दस्तखत करने वाले होते हैं, और फिर उनसे टोल टैक्स ले लिया जाता है, फिर वो घोटालों से वो नियमित प्रक्रिया में बदल जाते हैं। तो ये सरकार तो तमाशा कर रही है। ये पहले एक खरीदी को बोलती घोटाला है, घोटाला है, घोटाला, लाइसेंस दिखाओ, हेडलाइट जल रही कि नहीं जल रही, हेलमेट क्यों नहीं पहना, आप बोले हेलमेट पहना है। फिर जैसे ही आपने 500 की गांधी जी की पत्ती दी कि कमलनाथ जी मोहन, तो बेसिकली ये 500 की पत्ती का खेल है। अब ये मूर्ख मत बनाओ साहब। जराये के मुताबिक घोटाले के जरिए निकाले गए पैसे मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग भेजे गए। बाद में इन्हीं पैसों को एफडीआई के जरिए हिंदुस्तान लाया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में जमकर घोटाले हुए हैं। हुकूमत सभी घोटालों की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि मंत्रियों के साथ उनके हिस्से होते थे, बंटवारे होते थे, भ्रष्टाचार का ये आलम था। उसी की परिणति थी कि कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा पैसा बाहर भेजा जाता था और वहाँ से एफडीआई के माध्यम से या हवाला के माध्यम से मंगा गया, इन्वेस्ट करते थे और अधिकतर पैसा उन्होंने नंबर 2 का नंबर 1 करने का काम किया है। सरकार इसकी जांच कर रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से जो चेहरे हैं वे नकाब होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। इस घोटाले की शुरुआत कैसे हुई, किन किन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, इन सभी की जांच जारी है, जिनमें कई सबूत हाथ लगे हैं। घोटालों को लेकर महकमे सेहत से भी कई दस्तावेजात मांगे गए हैं। जराये के मुताबिक ईओडब्ल्यू जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। पाकिस्तान ने मध्य प्रदेश के जिस नौजवान को गिरफ्तार करने की बात कही है, उसका ताल्लुक दमवा के शीशपुर गांव से है। ये 2017 से लापता था। उसके घर वालों ने उसकी मुल्क वापसी की गुहार लगाई है।
पाकिस्तान ने एमपी के जिस नौजवान को गिरफ्तार करने का दावा किया, उसकी पहचान दमोह के बारेलाल के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये 2017 से गायब था और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जैसे इस नौजवान की तस्वीर पाकिस्तान ने शेयर की, इनके घर वाले इसे पहचान गए और अब पुलिस और हुकूमत से वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। ये अभी पता चला था कि एक बारेलाल नाम का व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में मिला है और उसने अपने आप को दमोह निवासी बताया था, जिसके आधार पे यहाँ पे चेक करवाया गया तो पता चला थाना नोटा में 2017 मार्च में बारेलाल पिता सुब्बी के नाम से गुमशुदगी दर्ज है और ये गांव शीशपुर का रहने वाला था। फोटो किसकी है दादा? बारेलाल की। आपका लड़का? हाँ। कब गुमा था, कैसे किया? 2017। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी? हाँ, रिपोर्ट कराई है। नौजवान की पहचान होने के बाद एमपी पुलिस इसे वापस लाने की कोशिशों में मसरूफ हो गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने इस नौजवान के ताल्लुक से तमाम जानकारी वजारत दाखिला और जांच एजेंसियों को भेज दी है। ये 2017 में एक गुम इंसान की रिपोर्ट हुई थी दमोह में ही, शीशपुर पट्टी करके एक गाँव है, जहाँ पर ये बारेलाल नाम का एक युवक वहाँ से गायब है। 28 साल की इनकी उम्र थी। तो इनके घर में एक इनके भाई हैं जिनका नाम पदम सिंह है। तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया है कि इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी और जब से गायब हैं उसके बाद इनका कोई रिपोर्ट नहीं पता चला। हुकूमत ने मध्य प्रदेश से लापता और पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए इस नौजवान को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार जांच एजेंसियों से राब्ते में है। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। माहौलियाती आलूदगी को लेकर हुकूमत और ओपोजिशन में ज़बानी जंग जारी है। इस समिट में कोई मजबूत काम होता नजर नहीं आ रहा है, पर माहौलियाती आलूदगी को लेकर हमारे मुल्क के नौनिहाल संजीदा नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश भले ही छोटी हो पर मकसद बड़ा है। आप देखिए मध्य प्रदेश के खंडा से एक खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आज दिल्ली में AQI लेवल 600 के पार, आज AQI 900 के पार। बेडरूम तक दाखिल हुआ दिल्ली में पॉल्यूशन। टीवी और अखबारों में इन सुर्खियों को सुनकर पढ़कर भले ही हम और आप फिक्रमंद ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा के तलबा और तालिबात फिक्रमंद हैं। इन्होंने अखबारों की इन सुर्खियों को बदलने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने माहौलियात को बचाने का बीड़ा उठाया। इन्होंने बेदारी फैलाने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने अपने सुनहरे कल को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। रोजाना ये बच्चे ग्रुप बनाकर ऐसे ही सड़कों पर निकल आते हैं, सवारी साइकिल की और मकसद बेदारी का। अब तो म्युनिसिपल भी इन बच्चों की इस मुहिम का हिस्सा बन गया है। हम लोग इस संदेश से यह कोशिश कर रहे हैं कि सभी समझे कि आज हमारी इस धरती को हमें बचाना होगा, क्योंकि फैलते हुए प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब अगर हम लोग यह नहीं करेंगे तो हमें आने वाले समय में बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। इसलिए हमें साइकिल चलाकर हम लोगों ने आज इसलिए यह संदेश दिया है, और ताकि हम लोग इससे सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बचता बल्कि हम लोग स्वस्थ भी रहते। माहौलियात को बचाने की इन बच्चों की कोशिश की गूंज अब हर तरफ सुनाई दे रही है। जब इन बच्चों की रैली शहरों से, गलियों से होकर गुजरती है तो हर कोई इनके साथ जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर करता है।